हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर लवली चैनल वीके ज्ञान क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स का एक चैप्टर है। और काफ़ी ज़्यादा जो है मस्ती के साथ हम लोग इस चैप्टर को जो है पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, जो कि नाम से ही पता चलता है कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले कई टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि वृत्तीय गति क्या होता है, सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखते जाएंगे, कोणीय विस्थापन के बारे में देखेंगे, कोणीय वेग के बारे में देखेंगे। इसके बाद वृत्तीय गति का प्रकार देखेंगे। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो हम लोग कई क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई में ऑलरेडी आ चुका है, नीट में आ चुका है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है चैप्टर। हम लोग बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और चलिए बच्चों, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलर, तो सर्कुलर का मतलब यहाँ पे एक हम लोग वृत्त की बात कर रहे हैं। ठीक, क्या इसमें होगा कि जब भी कोई कण किस पर गति करे, एक वृत्तीय पथ पर गति करे, एक वृत्तीय पथ पर गति करे, तो वह गति हमारा क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, वृत्तीय गति। तो जब कोई कण एक वृत्त के आकार के पथ पर अथवा वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो कण की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अगर बच्चों आपको रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल लेना है वृत्तीय गति का, तो आप कैसे देखेंगे। मान लीजिए एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी से जो है पत्थर को बांध लीजिए, और पत्थर से बांधने के बाद अपने हाथ से उसको चारों तरफ ऐसे जो है घुमाइए, थोड़ा डिस्टेंस बना के। तो आप देखेंगे कि एक बिंदु से जो है, एक बिंदु से चारों तरफ जो है कण, मतलब जो पत्थर होगा वो क्या करेगा, गति करेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक वृत्तीय गति हो जाएगा। अगर एक आपको और एग्जांपल देखना है, तो जैसे जलेबी को बनाते हुए देखे होंगे बच्चों, तो कढ़ाई में जैसे जलेबी को हाथों से ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे करके गोला बनाते हैं, एक वृत्तीय पथ पर गति कराते हैं जलेबी को। ठीक, तो उसी प्रकार सर्कुलर मोशन हमारा होता है। कभी भी ये ना समझे कि पूरा एक गोला का रूप होता है। ठीक, गोला का रूप नहीं होता है, केवल उसके पथ पर जो है कण हमेशा गति करता है। ठीक, तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि वृत्तीय गति क्या होता है। उसके लिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है वृत्तीय गति का। जैसा कि कण यहाँ से चलना प्रारंभ किया और एक समान रूप से गति कर रहा है, वृत्तीय गति। यहाँ पर कण जो है यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो एक प्रकार से क्या हो गया, आपका वृत्तीय गति हो गया। अब चलिए बच्चों, हम लोग बिल्कुल फिजिक्स की भाषा में वृत्तीय गति को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नोट्स है। कोटा के काफ़ी अच्छे टीचरों द्वारा जो है ये नोट्स लिखवाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है सिंपल और इजी होगा आपको समझने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट, कंपटीशन के दृश्य से और इसके बाद बोर्ड के भी दृश्य से। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर जो वृत्तीय गति है, क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई कण इस प्रकार गति करता है कि एक बिंदु से उसकी दूरी सदैव क्या रहती है, नियत रहती है, तथा उस बिंदु के सापेक्ष उस कण की वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रस्सी से कण को बांध लीजिए, इसके बाद चारों तरफ घुमाइए। तो जहां पर आपका हाथ होगा, मतलब जो बिंदु होगा, वो क्या रहेगा, नियत। लेकिन रस्सी के साथ जो कण होगा वो क्या होगा, चारों तरफ जो है सर्कुलर मोशन करेगा, घूमता रहेगा चारों तरफ। ठीक है बच्चों, इसके बाद बिंदु को उस वृत्तीय गति का केंद्र कहते हैं, तथा नियत दूरी को वृत्तीय गति की त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे इसको, सेंटर। इसके बाद इनके मतलब रस्सी के बीच का जो, अगर एग्जाम्पल हम माने जो है पत्थर और हाथ का, तो उनके बीच जो रस्सी चारों तरफ घूम रही है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक, वृत्तीय गति की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो बच्चों ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो हम लोग वृत्तीय गति के प्रकार देख लेते हैं, जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में जो है ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझ लेते हैं वृत्तीय गति का प्रकार। तो वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक एक समान वृत्तीय गति होती है, और दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, और दूसरा जो होता है असमान वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन। तो जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि एक समान चाल से किसी पथ पर गति करे, जो भी अगर कोई कण होगा एक समान चाल से वृत्ति पथ पर गति करे तो क्या होगा, एक समान वृत्ति गति कहलाएगा। ठीक, अगर दूसरे भाषा में आप जानना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई कण एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गति करे तो आपका क्या हो जाएगा, एक समान वृत्ति गति हो जाएगा। इसके बाद असमान वृत्ति गति, नाम से ही पता चल रहा है गाइज की जब कोई कण असमान चाल से वृत्ति पथ पर गति करता है तो कण की इस गति को हम लोग असमान वृत्ति गति कहते हैं। तो वृत्ति गति में आप बोल सकते हैं अथवा करके बोल सकते हैं कि एक बिंदु पर केंद्र मानकर उसके चारों तरफ जब भी वृत्ति पथ पर असमान गति असमान चाल से चलता है तो कण की गति को असमान वृत्ति गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक अब हम लोग देखते हैं कोणीय विस्थापन के बारे में देखते हैं, जो कि एग्जाम में कभी कभी इस पर सवाल भी आ जाता है और इसके बाद डेफिनेशन इसका आ जाता है लिखने के लिए परिभाषा। तो कोणीय विस्थापन, नाम से ही पता चल रहा है कि कोण ही बनेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि कोण ही बनेगा। और बच्चों विस्थापन का मतलब तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस मैटर करता है। ठीक, तो जब कोई कण एक समान वृत्ति गति करता है तो कण का जो त्रिज्य सदिश होता है एक निश्चित समयांतराल में जितना कोण घूमता है उसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है गाइज की जैसे मान लीजिए एक एक वृत्तीय पथ है, ठीक, अब ये जब चलना स्टार्ट करता है प्रारंभ तो एक समय अंतराल t1 से t2 हम लोग कल मान लेते हैं, इसके बाद एक छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा कल मान लेते हैं और बाकी त्रिज्या r आप लोगों को पता है। इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों डेल्टा एस है, क्या है यहाँ पर डेल्टा एस है। तो जो फॉर्मूला होगा डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर, डेल्टा थीटा आपका क्या है यहाँ पर कोणीय विस्थापन है। तो हम लोगों को डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक समान वृत्ति गति करना चाहिए कण को। इसके बाद जो कण का त्रिज्य सदिश होगा मतलब आर के साथ जो होगा एक निश्चित समयांतराल में, जैसे निश्चित समयांतराल क्या है बच्चों t1 से t2 है, जितना कोण घूमता है जितना एंगल घूमेगा तो उसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसके बाद अब बच्चों हम लोग कोणीय विस्थापन का कुछ कंडीशन भी देख लेते हैं और एक दूसरे तरीके से भी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पर कोणीय विस्थापन ये टीचरों के द्वारा क्या पढ़ाया गया है, ठीक, वहाँ पर इसका जो है कई फॉर्म में इसको समझाया गया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वही सेम कहानी है कि एक निश्चित समय अंतराल में है लेकिन यहाँ पे थीटा इनिशियल से लेकर थीटा फाइनल की बात की गई है केवल। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, मतलब डेफिनेशन तो सेम है लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है कि जो वहाँ पे एक समय अंतराल की बात किए थे यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर दिए, थीटा की बात कर दिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद बीमा इसका क्या होगा, इसको हम लोग किस में मानते हैं, रेडियन में मानते हैं। ठीक, रेडियन में जो है हमेशा कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग कंडीशन इसका देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोणीय विस्थापन का परिमाण जब बड़ा होता है तो थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री तो यह सदिशों के बीच क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अतः यह एक क्या है, अदिश राशि होगा। थीटा 1 बार प्लस थीटा 2 बार इज इक्वल टू थीटा 2 बार प्लस थीटा 1 बार। ये स्टेटमेंट जो है बच्चों कभी कभी एग्जाम में जो है डायरेक्टली ऑप्शनल में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे कि जब भी थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री एंगल होगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। सेकेंड में है थीटा लेस देन 5 डिग्री, तो यहाँ पे वही सेम कहानी है, थीटा 1 बार प्लस थीटा 2 बार इज इक्वल टू थीटा 2 बार प्लस थीटा 1 बार। लेकिन इसमें क्या होगा कि यदि कोणीय विस्थापन का मान थीटा लेस देन 5 डिग्री हो तो सदिशों के क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद कोणीय विस्थापन का मान बहुत अल्प होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, इसलिए यहाँ पर कंडीशन में क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा लेस देन 5 डिग्री का मतलब सर ने क्या बताया। तो चलिए बच्चों आगे अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा दिशा के बारे में, हम लोग देख लेते हैं कि दिशाओं का कैसे बात किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग टाइम देखते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और
क्लॉकवाइज की बात करते हैं, जिसको हम लोग एक वामावर्त बोलते हैं, एक दक्षिणावर्त के बारे में बोलते हैं। तो हम लोग घड़ी में देखते हैं जब भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में हम लोग हमेशा सोचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दाहिने हाथ के अंगुलियों को कोणीय विस्थापन के तरीके से घुमाया जाए तो दाहिने हाथ का अंगूठा कोणीय विस्थापन की दिशा की तरफ जो है इंगित करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट करके कि अपने दाहिने हाथ के अंगुलियों को कोणीय विस्थापन की दिशा में घुमाइए और जो है विस्थापन की दिशा की तरफ जो है क्या करेगा, इंगित करेगा। जैसे यहाँ से डी थीटा इंगित करेगा, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे बच्चों यहाँ से, तो बाहर की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। और जो डी थीटा होगा इसको प्लेन के रूप में एंगल ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका नीचे की तरफ जो है झुकेगा और अंदर की तरफ जो है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज जो है एंगल बनेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि डायरेक्शन को हम लोग कैसे मापते हैं। दाहिने हाथ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक। और अल्पकोणीय विस्थापन एक अक्षीय सदिश है। अल्पकोणीय विस्थापन एक अक्षीय सदिश है, इसको आप ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट में, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। जो बच्चे ओमेगा नहीं जानते हैं वो जान लें, डब्ल्यू की तरह ही बनता है, और इसके बाद ऐसे करके ऐसे हम लोग ओमेगा बनाते हैं, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या करते हैं, कोणीय वेग, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये डी थीटा जो है ये क्या है, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर है। क्योंकि इसके पहले हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल देखे थे, ठीक। तो इसका अगर आप बीमा निकालना चाहेंगे तो डी थीटा का क्या होगा, उधर रेडियन होगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कोणीय विस्थापन में। इसके बाद डी टी मतलब टाइम है तो सेकेंड होगा, तो रेडियन का कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब 1/, अगर सेकेंड का होगा तो हम लोग टी लिखेंगे, टी को ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों, टी इनवर्स आ जाएगा आपका। इसके बाद अगर आपको कैलकुलेट करना है औसत कोणीय वेग, ओमेगा एवरेज आपको निकालना है, तो सेम कहानी वही है। डी थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस थीटा इनिशियल। क्योंकि जब भी आप एवरेज अगर डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं तो आप प्रारंभिक से लेके अंतिम तक की बीच की दूरी को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं या तो घटाते हैं प्रारंभिक में से अंतिम को। इसके बाद आप क्या करते हैं, समयांतराल से जो हमेशा डिवाइड करते हैं, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो ओमेगा एवरेज का मतलब वही है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कोणीय त्वरण के बारे में देखेंगे। कोणीय त्वरण के बारे में हम लोग देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि आपका एक सदिश राशि है। इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। इसके बाद डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो डी ओमेगा का रेडियन होगा, अपॉन में डी टी का हम लोग यहाँ पे जो होगा, कोणीय त्वरण की बात हो रही है बच्चों, तो हमेशा डुअल डिग्री में होता है। कोणीय त्वरण आप लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक, तो यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब अगर 1/सेकेंड स्क्वायर है तो 1/t का 2 होगा यहाँ पर, तो ऊपर ले जाएंगे तो t-2 हो जाएगा। इसके बाद एक चीज हम लोग अब देख लेते हैं, एवरेज जो है एंगुलर एक्सीलरेशन, औसत कोणीय त्वरण। तो अल्फा एवरेज इक्वल टू सेम वही कहानी है, अगर डी ओमेगा है यहाँ पर तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, डी टी की जगह डेल्टा टी। या तो बच्चों इसको लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेकेंड और फर्स्ट ले लेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा थीटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। एक समान गति की जहाँ पर बात किए थे, अगर मान लीजिए अल्फा नियत रहे तो पहला कंडीशन जो आपका गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, तो बच्चों यहाँ पर ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होगा। और दूसरा वाला जो इक्वेशन होता है वहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2
अल्फा टी स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी। और थर्ड वाला जो इक्वेशन बच्चों आप पढ़ते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनिशियल प्लस 2 अल्फा थीटा। आप लोग तीसरा वाला इक्वेशन तो यही पढ़ते होंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सेम कहानी यहाँ पर है, बस ओमेगा लगा हुआ है। ओमेगा स्क्वायर फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। लेकिन ये किस कंडीशन में बात हुई, जहां पर अल्फा क्या हो, हमारा नियत हो। अल्फा क्या है, हमारा कोणीय त्वरण है। तो चलिए बच्चों आगे अब हम लोग बढ़, मान लीजिए थीटा nth नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके n टाइम तक जाए, तो वहां पे फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, जो कि नंबर सिस्टम से उसके फॉर्मूले से ओमेगा इनिशियल प्लस 1/2 अल्फा 2n-1, ये क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का। अगर मान लीजिए आपका अल्फा बार क्या हो, परिवर्ती, अल्फा बार अगर परिवर्ती होगा तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको फंक्शन ऑफ टी बोलते हैं, या तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये हम लोग पीछे जो है निकाल के देखे थे, जहां पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 था। तो चलिए बच्चों आगे अब हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। ये सवाल काफ़ी सिंपल है, और जबकि ये एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछता है। जैसे कि सवाल है बच्चों, एक कण एक स्थिर बिंदु के परितः 100 चक्कर पर मिनट की दर से घूम रहा है, तो कण का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तो कोणीय वेग हमारे साथ क्या होता है आपको बच्चों, ओमेगा। लेकिन जब भी चक्कर की बात की जाती है तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई लेते हैं, और जो n होता है आपका चक्कर जो है काउंट करता है, तो 2 पाई ले लिए। इसके बाद 100 चक्कर पर मिनट है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, 100, और इसको चेंज कर लेंगे रेडियन अपॉन मिनट में। तो रेडियन अपॉन मिनट में, मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो 200 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 60 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 10/3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा, सर कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एन आपने क्यों लिया। तो बच्चों जहां पर भी चक्कर की बात की जाती है वहां पर हमेशा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एन जहां आपका क्या होगा, चक्करों की संख्या को हमेशा बताता है, किसकी, चक्करों की संख्या को, चक्करों की संख्या को हमेशा जो है बताता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में आप लोग यही गलती करते हैं, जैसा कि मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो कई बच्चों को मैंने नोटिस किया कि वो क्या करते हैं, ना तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ना तो ये देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया है। तो प्लीज़ बच्चों सवाल को जरूर पढ़ो और सवाल को एक बार समझो, तभी आपको फिजिक्स आएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन है, एक पंखा 100 चक्कर पर मिनट की दर से घूम रहा है, स्विच बंद करने के 5 मिनट पश्चात पंखा विराम में आ जाता है। मतलब जैसे स्विच आप बंद करेंगे 5 मिनट बाद पंखा क्या होगा, रुक जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, पंखे का कोणीय त्वरण, और 5 मिनट में पंखे का कोणीय विस्थापन, और इसके बाद तीसरा पॉइंट है 5 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग इसको जो है ज्ञात करके देख लेते हैं। बाई एन, तो एन जो चक्करों की संख्या है ये आपको क्या दे रखा है, 100, तो यहाँ पे 100 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, 100 है। तो यहाँ पर 0 से एक 0 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 दूना 20, 20 बटा कितना आएगा, 6 आएगा, 20/6 आ जाएगा। तो 20/6 आएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 10/3 पाई हो जाएगा। तो 10/3 पाई आ गया। अब ओमेगा इनिशियल हम लोग का 10/3 पाई आ गया। ओमेगा फाइनल यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि पंखा कहाँ हो रहा था, विराम में पहुंच जा रहा था। पंखा विराम में जब पहुंच जाएगा तो ओमेगा फाइनल क्या होगा, 0। और टी बराबर आपको अगर 5 मिनट को आप बदलेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 60 गुणे 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन से आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उससे आप ज्ञात कर लेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा
टी। तो यहाँ से हम लोग अल्फा कोणीय त्वरण ज्ञात कर लेंगे। तो ओमेगा फाइनल क्या है बच्चों, 0। इसके बाद ओमेगा इनिशियल अभी हम लोग कैलकुलेट किए 10π/3, और इसके बाद अल्फा और 5 मिनट को हम लोग किस में चेंज किए थे, अभी 300 सेकेंड में जो है देखे थे। यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू रख दिए। इसके बाद इसको हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 0 - 10π/3, 10π/3 इधर ले आए और 300 अल्फा को इधर रहने दिए। अब एक जीरो था तो जीरो से कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे बचा -π/3, तो यहाँ से 30 लाए तो 30 तियाँ 90। अल्फा इज इक्वल टू -π/90 रेडियन पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना था, जो है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल अपॉन 2 इंटू टी, जब आपका क्या रहे, अल्फा नियत रहे। ऑलरेडी हमने आपको ये लिखवा दिया था। तो 10π/3 ओमेगा फाइनल क्या है, 0 अपॉन 2 टी बराबर क्या है, 300। तो 10π/3 इंटू 1/2 है यहाँ पर, इसके बाद 300 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 500 पाई रेडियन आ जाएगा। अब बच्चों अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो 3 से आप काटेंगे इसको तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 इंटू 10π, तो आपका क्या आ जाएगा, 50 × 10 500 पाई रेडियन। तो हमें चक्करों की संख्या पूछा था, तो यहाँ पे 2n बराबर 500 पाई आया है। तो पाई से पाई आपका क्या होगा, स्वाहा हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500/2, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 250। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। एक अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, कि एक कण विराम से अल्फा कोणीय त्वरण से वृत्ति पथ पर घूमना प्रारंभ करता है, तो प्रथम 3 सेकेंड एवं अगले 3 सेकेंड में कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो मतलब कोई भी एक कण है और वृत्ति पथ में क्या किया, वो घूमना प्रारंभ किया, तो आपको पहले 3 सेकेंड में वो कितना घूमा, और इसके बाद अगले 3 सेकेंड में कोणीय विस्थापन कितना हुआ, वही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। और जैसा कि कोणीय विस्थापन ज्ञात करना है, तो थीटा पहले हम लोग 0 से 3 सेकेंड में ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूला, ओमेगा इनिशियल इंटू 3 प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो हम लोगों को टी बराबर यहाँ पे क्या था, 3 सेकेंड। तो इसके बाद लेकिन जो ओमेगा इनिशियल है यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा, प्रारंभ करेगा, तो आपका ओमेगा इनिशियल 0 होगा, तो पूरा 0 होगा। इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 अल्फा/2, तो आपका आ गया 9 अल्फा/2। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला अपन को ज्ञात करना है। 0 से लेके हम लोग नेक्स्ट वाला जब ज्ञात करेंगे तो 6 सेकेंड पूरा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि 3 सेकेंड पहले और 3 सेकेंड बाद में, तो 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 0 से 6 में हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो सेम वही कहानी, ओमेगा इनिशियल में 0 और 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो 36/2 मतलब 18 अल्फा। अब हम लोगों को ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, कि अगले 3 सेकेंड में कोणीय विस्थापन। तो हम लोग को अभी तो हमने क्या ज्ञात किया बच्चों, 0 से 3 और इसके बाद जो है 0 से 6। अब हम लोगों को इन दोनों के बीच का ज्ञात करना है, मतलब 3 से 6 के बीच का। मतलब यहाँ पे कितना सेकेंड हो रहा है, 3 सेकेंड हो रहा है। ठीक, तो वही हम लोगों को 3 सेकेंड के बीच का ज्ञात करना है। तो बस दोनों को माइनस कर देना है। तो 18 अल्फा माइनस 9 अल्फा/2, तो 18 दूनी 36 अल्फा माइनस 9 अल्फा/2, तो 36 में से 9 घटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आ जाएगा। तो 27 अल्फा/2 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था, हम लोग सॉल्व कर लिए इसको। फिर आल के लिए तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 0 + 3 अल्फा ले लेंगे। ठीक, अब 3 से 6 सेकेंड में ज्ञात कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे ओमेगा 3 इंटू 3 1/2 अल्फा इंटू 3, तो 3 त्रिक का 9 अल्फा/2 आएगा, और 9 अल्फा/2 से
यहाँ पे ओमेगा 3 का वैल्यू आप रख देंगे और ज्ञात कर लेंगे तो आपका ज्ञात हो जाएगा। ओमेगा 3 क्या रख देंगे बच्चों, यहाँ पे 3 अल्फा रख देंगे इंटू 3 प्लस 3 त्रिक का 9 अल्फा बाई 2 होगा। तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 अल्फा प्लस 9 अल्फा बाई 2 होगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 9 27 अल्फा बाई 2 रेडियन। तो सेकेंड मेथड से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप 3 सेकेंड का ज्ञात कर लें, इसके बाद 3 से 6 सेकेंड का आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई कण क्षैतिज तल में नियत कोणीय चाल ओमेगा से वृत्तीय पथ के अनुदिश क्या करे, गतिमान रहे। तो हम लोगों को बस क्या करना है, संबंध बताना है। जैसे मान लीजिए एक क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक जो है वृत्तीय पथ है और वृत्तीय पथ में v वेग से, मान लीजिए कोई कण जब भी गति करेगा तो v वेग से गति करेगा। और आपका ये क्या है, क्षैतिज तल है, ये तल बना हुआ है क्षैतिज तल। इसके बाद जब ऊपर की तरफ है अनुदिश पथ के गति करेगा तो ओमेगा लगेगा, ओमेगा से गति करेगा। ठीक, इसके बाद डी थीटा, और जब ओमेगा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक डी थीटा जो है बढ़ेगा। तो इसका मतलब कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चाप बटे त्रिज्या। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, वी बराबर आर इंटू ओमेगा, वी बराबर आर इंटू ओमेगा। तो आपका यही संबंध हो जाता है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। वी आपका क्या है बच्चों, कोणीय चाल है, ओमेगा आपको पता ही है क्या है। इसके फॉर्म में देखना है, वेक्टर के फॉर्म में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको सदिश में देखना है तो यदि ओमेगा नियत है तो अल्फा क्या होता है, हमेशा 0। अगर v नियत है तो वृत्तीय पथ एक समान गति कहलाएगी, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया मैंने। तो यहाँ पे जब v बढ़ेगा तो ओमेगा परपेंडिकुलर होगा किसके, r के। तो v इंटू ओमेगा बराबर 0, ओमेगा इंटू आर बराबर 0, v माइनस आर बराबर 0। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सदिश के रूप में बात कर रहे हैं, सदिश के रूप में, ठीक, वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर भी हम लोग कह सकते हैं, या तो v बराबर आर इंटू ओमेगा से हम लोग चेक कर सकते हैं। साइन 90 का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक, यहां से भी आप लोग देख लिए कि v बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। अब चलिए हम लोग आगे जो है देखते हैं न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक है बच्चों जो है, न्यू टॉपिक का बात कर लेते हैं कि जब दो कण क्या हो, संकेंद्री वृत्तों पर गतिमान हो। संकेंद्री मतलब एक दूसरे के जैसे, एक वृत्त के अंदर एक क्या है, छोटा वृत्त है। तो जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या हम लोग मान लिए हैं आर ए, और दूसरे वाले की त्रिज्या मानेंगे, इसकी वाली जो भी मानेंगे हम लोग क्या मानेंगे, आर बी। और इसका जो कोणीय चाल है वी ए है, और इसका जो कोणीय चाल है क्या है, वी वी। तो ओमेगा ए अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ऑलरेडी आपको पता है कि कोणीय चाल बटे त्रिज्या होगा वी ए बटे आर ए, और सेकेंड वाले का बी का क्या हो जाएगा, वी बी बटे आर बी। तो आप ये भी देख सकते हैं जब दो कोण क्या रहे, सकेंद्री वृत्तों पर गतिमान रहे। कभी कभी ये जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि यदि कण परस्पर विपरीत दिशाओं में घूम रहे हों, यदि कण किस पर घूम रहे हैं, परस्पर विपरीत दिशाओं में घूम रहे हों, तो टी बराबर फॉर्मूला होगा टी ए टी बी अपॉन टी ए प्लस टी बी। तो अभी इस पर आप सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि सवाल क्या है। ठीक, तो जैसा कि बच्चों एक सवाल हम लोग देखते हैं, परस्पर विपरीत दिशाओं में घूम रहा है, तो सवाल से समझेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, सवाल है यदि 12 बजे तथा मिनट सेकेंड की सुइयां एक ही स्थिति पर हों तो न्यूनतम कितने समय पश्चात दोनों सुइयां पुनः एक ही स्थिति पर होंगी। तो जैसा कि टाइम पूरा यहाँ पर ले लिया है कितना, 3600 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अगर आपको देखना है तो आप 60 से जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 3600 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 मिनट। तो यहाँ पे जो बोला है कि यदि 12 बजे मिनट तथा सेकेंड की सुइयां, मतलब तीनों सुइयां क्या हों,
एक एक टाइम पर हो। टीएम बराबर कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड, और टीएस बराबर 60 सेकेंड, हम लोग सेकेंड की बात करेंगे तो फॉर्मूले में आप रख देंगे यहाँ पर। और जबकि विपरीत दिशाओं में अगर जा रही है पुनः मिलेगी तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3600 गुणे 60 बटे 3600 माइनस 60। तो इसको बच्चों सॉल्व करके देख सकते हैं आप, 3600 बटे 3540 मिनट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो भी आपका आंसर आ रहा होगा। अगर आंसर नहीं आएगा तो इधर आप देख सकते हैं कि 3600 गुणे 60 बटे 3540 है, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, सॉल्व करेंगे तो आपका 3600 बटे 59 मिनट आ जाएगा। तो इससे भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण। तो एक समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होगा? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण केवल वेग की दिशा में परिवर्तित करता है, केवल वेग की दिशा में परिवर्तन करेगा। यह कोण सदैव केंद्र की ओर आरोपित होगा, इसे अपकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक आपका एक नंबर में पूछा जाता है कि अपकेंद्रीय त्वरण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सर जब कोण सदैव केंद्र की ओर आरोपित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अविकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कहते हैं। यह सदैव त्रिज्या के अनुदिश आरोपित होता है, अतः इसे त्रिज्यीय त्वरण भी कहते हैं। और त्रिज्यीय त्वरण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए आर से, सदैव त्रिज्या के अनुदिश होगा। यदि वृत्ति गति में किसी क्षण कण की चाल भी तथा त्रिज्या आर हो तो अभिकेंद्रीय त्वरण ए सी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, और जबकि वी बराबर हम लोग पढ़े हैं बच्चों आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इंटू आर रख देंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर होगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान देंगे, ए सी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, या तो आप बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इस पर भी सवाल जो है बच्चों आता ही आता है एग्जाम फॉर्मूला, इसका हम लोग जो है डेरिवेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि एक एक वृत्तीय गति है, यहाँ पर थीटा एंगल से इसको घूम रहा है और आपका एसी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जब ये डायग्राम बना है, अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो यहाँ का क्या होगा, थीटा होगा। जब यहाँ का थीटा है तो इधर अगर मान लीजिए ये अगर गति कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे हमने दिखाया है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। कोड़ी चल भी होगा, ओमेगा से क्या हो रहा है, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे वेक्टर v बराबर, तो v साइन थीटा माइनस आई प्लस वी कॉस थीटा जे। अब आप बोलोगे सर कि आई क्या है यहाँ पर, तो आई जो भी है आपका एक्स एक्सिस पर, मतलब हम लोग घटक कर लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कर लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आपको पता है जो आई होगा वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, जो जे होता है वो वाई अक्ष के अनुदिश होता है। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और इसके बाद ओमेगा माइनस आई साइन थीटा, ओमेगा हम लोग ला दिए, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। इसके बाद क्योंकि डी वी बाई डी टी आया और डी थीटा बाई डी टी बराबर क्या होता है, ओमेगा, तो वी ओमेगा को एक साथ रख लिए यहाँ पर। अब ए बराबर वी ओमेगा और कॉमन ले लिए, अब हमारा बचा कॉस थीटा माइनस आयोटा और इसके बाद साइन थीटा माइनस जे हो गया। अब ए बराबर हमारा क्या बचा यहाँ पे, वी इंटू ओमेगा। केवल हम लोग इसको जो डायरेक्शन में बात किए थे इसको हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, नेग्लेजिबल कर दिए एक तरह से, ठीक है। जो भी अक्ष के अनुदिश था उसको हम लोग क्या किए, हटा दिए। केवल हमारा क्या आ गया, ए बराबर वी इंटू ओमेगा, या तो ए सी बराबर वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो वी बराबर अगर क्या होगा हमारा, आर इंटू ओमेगा होता है तो आर स्क्वायर हो जाता है, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर बटे आर, एक आर से आर कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहते हैं, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी ओमेगा आ गया आपको, इसको हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेजिबल कर दिए। ए सी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, ओमेगा स्क्वायर, तो वी बराबर हम लोग क्या रखते हैं, आर इंटू ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ गया। अगर आपको देखना है कि आपका ओमेगा इंटू वी कैसे आया है ये वाला, तो आप सदिश के फॉर्म में देख सकते हैं। कोई एक सर्कुलर वृत्तीय पथ है
और इसके बाद ये कोणीय चाल है v, और इसके बाद ये ओमेगा जो है इधर से रोटेट होता है तो हमेशा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो AC आपका ए है, एसिलरेशन जो आपका कोणीय त्वरण है। ठीक, सर्कुलर एसिलरेशन है तो ओमेगा क्रॉस v में आ जाएगा, क्योंकि E वाला पार्ट आपको क्रॉस का दिख ही रहा होगा। तो आगे अभी हम लोग समान वृत्तीय गति में त्वरण देखे थे, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं असमान वृत्तीय गति में त्वरण। तो असमान वृत्तीय गति में कण के दो त्वरण होते हैं। पहला होता है अभिकेंद्री त्वरण, जो वही आप लोग देखे हैं AC बराबर v²/r, और एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण AT बराबर अल्फा, ठीक, टेंजेंशियल फॉर्म अल्फा इंटू r। तो AC बराबर v² कि अल्फा हमारा क्या है, कोणीय त्वरण। फिर हम लोग स्पर्श रेखी त्वरण, जो हम लोग टेंजेंशियल फॉर्म बोले हैं, टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखी। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है तथा कण की चाल को क्या करता है, परिवर्तित। तो अल्फा टी इज इक्वल टू dv/dt, तो d वेक्टर v/dt, तो dv/dt सेम है, तो अल्फा टी इज इक्वल टू dv/dt। अगर आपको सर्कुलर फॉर्म में देखना है तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने जो है एक सर्कुलर वृत्तीय मोशन ले लिया है, ठीक, सर्कुलर पाथ ले लिया है, और यहाँ पर अल्फा से इसको घूम रहा है, आपका AC यहाँ पर है कोणीय त्वरण, और इसके बाद ए नेट। जैसे कि दो चीज़ों के बीच में हमेशा जब भी आप लोगों को क्लास में बताया गया होगा, ये बीच में जो निकालते हैं तो ए नेट निकालते हैं, ठीक है, तो दोनों का एडिशन हो जाता है। तो जैसे कि ए नेट इज इक्वल टू, एक हमारा ये क्या है, AC है, और ये वाला क्या है, AT है, टेंजेंशियल फॉर्म। जब भी ए नेट निकालेंगे बच्चों तो अंडर रूट में AC² प्लस AT² हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका क्या है, यहाँ पर थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, तो ये थीटा के सामने है AT हो जाएगा, और आधार आपका क्या है, AC हो जाएगा, ठीक। तो AT/AC। इसके बाद अगर आपको और भी देखना है तो आगे देख सकते हैं कि वेक्टर dv/dt इज इक्वल टू ए नेट, जो हम लोगों ने पहले देखा dv/dt, सेम वही कहानी है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिखाना है। जैसे अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि एक सर्कुलर पाथ ले लिए थे, वहाँ पे AC था, यहाँ पे क्या है आपका AT है, और चाल भी सेम है, और ओमेगा से जो है आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू r होगा, सेम होगा वही। तो वही कहानी थी। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं, ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो सवाल है, एक कण विराम से 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ में गति करना प्रारंभ करता है। कण की चाल v बराबर 2t मीटर पर सेकेंड है, जहां पर t समय है, और आपको ज्ञात करना है अल्फा टी। अल्फा टी इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सीधा आपका ज्ञात हो गया अल्फा टी इज इक्वल टू dv/dt, और आपको 2 मीटर त्रिज्या था, वही आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अल्फा टी निकाले थे फर्स्ट में, अब हम लोगों को केवल अल्फा निकालना है। तो अल्फा इज इक्वल टू सेम है AT/r होगा, तो आपको 2/2 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या आपको 2 रखा था, और अल्फा टी अपन ने क्या निकाला था पहले सवाल में, 2 निकाला था। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, इसमें वर्ड के फॉर्म में सवालों को नहीं लिखा गया है, एज ए न्यूमेरिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है वही चीज़ें हमने डायरेक्ट जो है लिख दिया है कि क्वेश्चन हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया है, ओमेगा ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, और ए नेट ज्ञात करना है। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल अल्फा टी। ये कहानी जो है बहुत हो चुकी है पुरानी, ठीक। तो अल्फा इनिशियल हम लोग रखेंगे 0, अल्फा रखेंगे 1 जो आपका आया हुआ है, इसके बाद टी का मान रखेंगे 2 सेकेंड, तो आपका 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। पहला सवाल हम लोग का ज्ञात हो गया। दूसरा हम लोगों को ज्ञात करना था AC, ठीक, कोणीय त्वरण आपको ज्ञात करना था, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r होता है AC बराबर। AC बराबर क्या होगा, अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था 2-3 बार, ओमेगा स्क्वायर r। तो ओमेगा का मान बच्चों क्या ज्ञात किए अपन ने, 2 ज्ञात किए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। r का मान कितना है, त्रिज्या 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये भी आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम लोगों को ए नेट ज्ञात करना है। ए नेट आप लोगों को अभी अभी जस्ट मैंने बताया AC² प्लस AT²। तो AC हमने क्या निकाला है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसके बाद AT का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, जो हम लोगों ने अभी ज्ञात किया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन में। AT बराबर क्या आया था हम लोग का, AT बराबर आया था 2,
रेडियन पर सेकेंड, तो 64 और 4 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को पूछा है बच्चों, उसमें क्या पूछा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर ए नेट तथा ए सी के मध्य कोण ज्ञात करें। तो सेम कहानी है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ए टी बाई ए सी लंब बटे आधार। तो ए टी का मान हम लोगों ने पहले सवाल में ज्ञात किया था 2, और इसके बाद ए सी का मान हम लोगों का क्या आया था, अभी 8 आया था। ऊपर जो हम लोगों ने ज्ञात किया तो 2 चौक 8, 1/4। तो थीटा बराबर tan इनवर्स लिख सकते हैं, इस साइड से इस साइड ले गए, tan इनवर्स 1/4 आ गया। तो हम लोगों का ये भी सवाल कितना आसान था, इसमें टोटल 4 पार्ट था। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं अब अभिकेंद्र बल के बारे में हम लोग जानते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये हम लोग अब जानते हैं। तो अभिकेंद्री बल किसी कण को वृत्तिगत कराने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। बिना अभिकेंद्री बल के आवश्यक मतलब बिना अभिकेंद्री बल के, ठीक है, एक जो है स्पर्श रेखी बल भी नहीं लगेगा। तो जैसा कि एफ सी बराबर होता है एम इंटू ए सी, तो ए सी बराबर रख देंगे ओमेगा स्क्वायर आर, तो हो जाएगा बच्चों ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर रख दिए। इसके बाद भी इंटू ओमेगा जो एक फॉर्मूला था हम लोगों ने, या तो ए सी बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, ए सी बराबर हम लोग वी स्क्वायर बटे आर भी ले सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बोल सकते हैं, दो फॉर्म में बोल सकते हैं, या तो एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, या तो एम वी स्क्वायर बटे आर। हम लोग ए सी बराबर वी स्क्वायर बटे आर लेंगे तो एम वी स्क्वायर बटे आर होगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और स्पर्श रेखी बल टी होगा टेंजेंशियल, ठीक, एम इंटू ए टी हो जाएगा। यहाँ पर ए सी था, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल एसिलरेशन था, ए सी त्वरण था, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए टी स्पर्श रेखी त्वरण। तो सेम कहानी वही है, एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। इसके बाद वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ओमेगा नियत होगा तो एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पे एल मान लीजिए क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर एल, जो इसका डिस्टेंस दे रखा है वही ओमेगा स्क्वायर एल लिखा है, तो वही है। एक तरह से मान लीजिए क्या है आपका एग्जाम्पल है सवाल का। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं जो है, तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक क्या है पात्र है, ठीक, और ब्लॉक पर एक क्या है एक अभिलंब बल है, अभिलंब बल है। तो यहाँ पे ओमेगा आपका क्या हो रहा है, पहले ये मान लीजिए क्या है आपका पात्र है, ओमेगा नियत है, इसके बाद एम है, और ये अभिलंब बल है आपका आर, जिसको हम लोग प्रतिक्रिया बल भी बोलते हैं। और ये चीज आप लोगों को बच्चों पता है कि एम द्रव्यमान होगा तो नीचे एम जी लगेगा, ऊपर एन लगेगा, एन डैश या तो एन हो जाएगा ये, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ओमेगा स्क्वायर आर होगा। रोटेट करते हैं जहां भी घुमाते हैं वहां पर ओमेगा ऑटोमेटिक आ जाता है, टपक पड़ता है, ठीक। तो फॉर्मूला आपका होगा बच्चों एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, जब ये आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, ठीक। तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि क्षैतिज तल में हम लोगों को अगर फाइंड करना हो एन, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और जो एन डैश आपका क्या है यहाँ पर एम जी है। तो कोई कहानी हम लोगों को चेंज नहीं होनी थी, ओमेगा अपने जगह पर था, आर अपने जगह पर था, हम लोग सेम फॉर्मूले में पुट कर दिए, तो हम लोग का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए कंपटीशन में ऐसे ही डायग्राम बना के ऐसे ही सवाल आते हैं, जिसको देखकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत बेसिक सवाल होता है, ठीक। अब आप सोचते होंगे अरे ये तो डायग्राम दे दिए, बहुत कठिन सवाल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस हमारी थिंकिंग को चेक किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे एक हम लोग अब स्प्रिंग के बारे में बहुत पढ़े थे, जो कि हम लोग स्प्रिंग के बारे में बहुत सारा सवाल किए थे, कार्य ऊर्जा जो है कार्य शक्ति ऊर्जा चैप्टर में किए थे, ठीक है। तो एक आपका स्प्रिंग है, एम द्रव्यमान का एक गुटका मतलब इधर से लगा हुआ है, तो यदि ब्लॉक को नियत कोणीय चाल ओमेगा से घुमाया जाए तो स्प्रिंग में क्या करना है, आपको विस्तार ज्ञात करना है। मतलब अगर इसको रोटेट करेंगे तो स्प्रिंग में विस्तार कितना स्प्रिंग फैल रही है, वही हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, वही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा आंसर। तो जैसा कि बच्चों यहाँ से जो लेंथ है, नेचुरल लेंथ एक्स है, मान लीजिए इसको खींच दिए, अब इसका प्रसार क्या हो गया एक्स हो गया, और के क्या होता है स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है हमेशा अभिकेंद्री बल,
अगर आप हाथों से खींचते हैं तो वहाँ पर अभिकेंद्री बल ही लगता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी आप अगर किसी स्प्रिंग को हाथों से ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका अभिकेंद्री बल ही लगेगा। मतलब केंद्र के द्वारा जो बल लगता है, एक जगह से हाथों से पकड़ के जो बल लगता है, वही तो आपका अभिकेंद्री बल होता है। तो Fc बराबर m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स हो जाएगा। ये पूरा जो है लेंथ को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, ठीक है। और इसके बाद Fs बराबर जो आपका निकालते हैं kx, तो kx में आपका क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स है, वही कहानी है। अब x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से Fc बराबर m ओमेगा स्क्वायर L बटे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिए, x की जगह पे हम लोग यहाँ से क्या रख लिए हैं, k। अगर k कांस्टेंट के बराबर रखे तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इधर से x का वैल्यू, तो हमारा क्या दिया हुआ है, kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर kx को हम लोग क्या करें, एक साइड लाएं, ठीक है, तो kx माइनस, दिख रहा है, यस यस, तो के एक्स हो गया, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू आपका है एम ओमेगा स्क्वायर एल है, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो x जब यहाँ से निकालेंगे तो सेम वही कहानी है, एम ओमेगा स्क्वायर एल बटे के माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। वही चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर है जो मैंने वहाँ पर डायरेक्ट जो है लिखा हुआ था। तो कितना सिंपल सवाल था ये स्प्रिंग वाला, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कई बच्चे जो है इसको देखकर हमेशा डर जाते हैं, लेकिन आज जो है आपका सारा डाउट क्लियर होगा और सारा डर खत्म करेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शंक्वाकार लोलक के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ऑलरेडी जो है मेंसुरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कि शंकु के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पर आप लोग क्या करते थे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते थे, जो कि एक जोकर की टोपी के समान होता है। जो जोकर की टोपी होती है उसी को हम लोग शंक्वाकार लोलक बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए टोपी के आकार का दिख रहा है, ठीक है बच्चों, टोपी के आकार का दिख रहा है। ये आप लोग वहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करते थे, राइट। इसके बाद ये जो त्रिज्या होती है आपकी क्या है, आर है। ओमेगा आपका कांस्टेंट है, घुमाते हैं। ऊंचाई क्या है यहाँ पर, एच है, ठीक है। और एम जो है आपका द्रव्यमान दिया है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर इसी को मान लीजिए अगर हम लोग घटक करें तो नीचे की तरफ गुटके पर एक पॉइंट का इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घटक करके देखते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो आपका टी कॉस थीटा हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, नीचे एम जी होगा, और ये टी क्या आ गया। अब आपको टेंशन, टेंशन जो एक होता है, टेंशन का मतलब होता है तनाव, तनाव का मतलब होता है खिंचाव। टेंशन एक प्रकार से क्या होता है, बल होता है। टेंशन क्या होता है, बल। वो दिमाग वाला टेंशन नहीं सोचेंगे यहाँ पर, ठीक है, तनाव के बारे में सोचेंगे यहाँ पर, फिजिक्स में, मैकेनिक्स में। तो चलिए साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका सामने जो होता है हमेशा थीटा के आपका क्या हो जाएगा, लंब, और इधर क्या हो जाएगा आपका कर्ण, ये वाला हो जाएगा आधार। तो आर बटे एल, तो आर बराबर क्या निकल के आया, एल साइन थीटा। अब एक चीज आप लोगों ने एनएलएम में पढ़ा होगा, यहाँ से हम लोग घटक करते हैं तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, टी साइन थीटा इधर है, ये एम ओमेगा स्क्वायर इधर से जो है लग रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को आगे क्या करना है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू आर बराबर हम लोग क्या रख देंगे, एल साइन थीटा रख दिए, एल साइन थीटा यहाँ पे रख दिए। तो साइन थीटा से साइन थीटा गायब हो जाएगा, तो टी बराबर क्या निकल के आया, एम ओमेगा स्क्वायर एल। और आपको एक बात बता दूं, ये जो शंक्वाकार लोलक का है
एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी जो है जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो वही आप लोगों को बाद में मैं बताना चाहता था, ताकि आप पहले एक बार समझ जाओ, आपको आसान लगे, ताकि आपके दिमाग में कोई डर न रहे, आप सोचो कि सर ये तो बहुत सिंपल है। चलिए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 1 को डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है आपका क्या है, टी साइन थीटा है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, टी आपका क्या है, कॉस थीटा। और ऊपर क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर आर बटे क्या था, एम जी था। तो टी से टी तो खत्म हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा। एम से एफ खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन क्या हो जाएगा, जी। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है अगर ओमेगा, तो ओमेगा आप ज्ञात कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी टेन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन एल कॉस थीटा। आर बराबर यहाँ से क्या ले लिए थे, एल साइन थीटा। आर बराबर हमारा क्या था, एल साइन थीटा था। तो एल साइन थीटा रख दिए, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा रख दिए। तो साइन थीटा गायब हो गया, तो जी बटे क्या आ गया, कॉस थीटा। अब कई बच्चों को तो डाउट आ रहा होगा, सब बोलेंगे सर आप बोल क्या रहे हो। तो ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा। अब बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, एल कॉस थीटा। तो वही तो मैं, सॉरी एल साइन थीटा है यहाँ पर, तो एल साइन थीटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, ये तो जी है तो जी रहेगा, और इसके बाद एल है, जस्ट उल्टा होके क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकता है। इसके बाद एक चीज और, आवर्तकाल। आवर्तकाल के बारे में सब लोग जानते हैं, टाइम पीरियड होता है। ठीक, तो आवर्तकाल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा के जगह पर जो हमने निकाला था जी अपॉन एल कॉस थीटा, वही हमने यहाँ पे रख दिया। अब कई लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो जी अपॉन एल कॉस थीटा था, आपने तो एल कॉस थीटा अपॉन जी रख दिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि जो ओमेगा है वो क्या है, नीचे है, 1 बटे ओमेगा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ओमेगा। तो जस्ट हम लोगों को क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो जस्ट इसको उल्टा कर दिए, तो एल कॉस थीटा ऊपर चला गया, जी क्या हो गया, नीचे आ गया। तो हमारा आ जाएगा टी बराबर 2 पाई एच अपॉन जी। अब एच कहाँ से आ गया, क्योंकि वहां पर जो हम लोगों ने देखा था एल कॉस थीटा क्या था, वहां पर एच था, एच के बराबर था। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं जी बटे एच। इसका मतलब एच बराबर जी बटे ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जो है इसको कैलकुलेट कर लिए। चलिए आगे अब हम लोग देखते में घर्षण क्या होता है, वृत्तीय गति में घर्षण। ठीक है, तो वृत्तीय गति में जैसा कि जो फ्रिक्शन होगा आप देख रहे हैं, मान लीजिए एक कोई एक पात्र रखा हुआ है, ठीक है, ओमेगा यहाँ पर नियत है। तो अब घर्षण कैसे होगा वो हम लोगों को देखना है। एक चकती रखी हुई है, ठीक, मान लीजिए वो चकती थी। तो देखिए इधर समझते हैं उसी चीज को कि ब्लॉक का द्रव्यमान m है, ब्लॉक को चकती से r दूरी पर रख दिया गया। यदि ब्लॉक तथा चकती के मध्य सापेक्ष गति नहीं हो रही हो तो ब्लॉक पर आरोपित घर्षण बल और दिशा का मान बताइए। घर्षण बल और दिशा का मान बताइए। तो आपका ये ओमेगा यहाँ पर तो नियत हमेशा रहता है, ठीक है, और इसके बाद ये त्रिज्या r है, और यहाँ चकती का हम लोगों को म्यू, म्यू क्या होता है बच्चों, घर्षण गुणांक। म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक। तो एफ सी बराबर हमारा फॉर्मूला होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आर, एफ आर का मतलब क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो फ्रिक्शन होगा वही आपका एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने एफ सी निकाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे गांव में क्या होता था पहले, किसी चीज को घिरने में डाल के, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे पकड़ के उसको चारों तरफ घुमाया जाता है, फिर चने को हम लोग दो पार्ट में उसमें तोड़ देते हैं, मटर को तोड़ देते हैं, ठीक, चकरी जिसको बोलते हैं, चकरी ऐसे घूमती है ना हाथों से पकड़ के, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और चकरी में क्या होता है, ऊपर का लेयर नीचे का लेयर दोनों में फ्रिक्शन होता है, तब जाके जो है दाल अलग अलग हो जाती है, चना मटर ये सब। तो कुल मिला के
वही कहानी यहाँ पर है, चकती की बात की गई है, ठीक। तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। अब सेकेंड चीज इसमें क्या देखना था हम लोगों को कि चकती के अक्ष से ब्लॉक को अधिकतम कितनी दूरी पर रखा जा सकता है कि ब्लॉक चकती के साथ साथ घूम सके। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर मैक्स होगा, ठीक है। एफ मैक्स म्यू इंटू एम जी होता है, सब लोगों को घर्षण में ऑलरेडी पढ़े हैं। इसके बाद एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर आर मैक्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपका म्यू इंटू जी ओमेगा स्क्वायर से इधर भाग हो जाएगा, तो आर मैक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यही सब जो है कंपटीशन में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल हमेशा बच्चे करते रहते हैं, मतलब डिजिट के फॉर्म में, और जो है कंपटीशन में आपका जो है इस फॉर्म में आ जाता है, कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अरे क्वेश्चन तो बहुत टफ है, लेकिन होता है बहुत सिंपल। कि यदि चकती के अक्ष से r दूरी पर ब्लॉक रखा है तो चकती का वह अधिकतम कोणीय वेग ज्ञात कीजिए जिसके लिए ब्लॉक तथा चकती के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ नहीं होगी। तो सेम वही कहानी है, हम लोगों के यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी होगा, और एम ओमेगा स्क्वायर मैक्स इंटू आर, तो एम से एम कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू जी बटे आर। तो ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे गति, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। तो जैसे कि ऊर्ध्वाधर तल में मतलब ऊपर से किसी चीज को हम लोग नीचे फेंकते हैं तो हमारा त्वरण लगता है जी, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर तल से कोई चीज फेंका जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका घटक कर लेंगे एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, और नीचे की तरफ क्या होता है आपका एम जी, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टी, टेंशन टी, और यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है। और ये आपका कोणीय चाल इधर क्या है, वी। तो एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो चीज है आपका, सॉरी ये जो लाइन है, ये आपका क्या होगा, सर्कुलर पाथ में है, मतलब वृत्तीय गति में है, ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल टू सेम वही कहानी है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई एल। इसके बाद एफ टी बराबर जो स्पर्श आपका क्या था, स्पर्श रेखी बल था, वो आपका यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू क्या है, एम जी साइन थीटा, और ए टी इज इक्वल टू क्या है, जी साइन थीटा। ए टी आप लोगों को बता दिए स्पर्श रेखी त्वरण होगा, जो इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर आपको एक चीज का डाउट आ रहा होगा सर कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई एल कहाँ से आ गया, तो लेंथ की ही तो बात की गई है। मान लीजिए यहाँ पे लेंथ जो होगा मैंने जो है नहीं लिखा होगा, ठीक। ये वाला जो लेंथ होगा इधर से इधर वाला जो लेंथ होगा एम बी स्क्वायर बाई एल। यदि एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि रस्सी का तनाव शून्य न हो तो गेंद सदैव वृत्तीय पथ में बनी रहेगी। तो आप लोगों को पता चल गया बच्चों कि तनाव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर तनाव शून्य नहीं होगा तो गेंद हमेशा वृत्तीय पथ में गति करती रहेगी। आप खुद समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब रस्सी से आप गेंद को बांध लीजिए या तो पत्थर को बांध लीजिए, इसके बाद हाथों से चारों तरफ घुमाइए, ठीक है। जब तक वो गति करता रहेगा तब तक वो वृत्तीय पथ में बना रहेगा। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, उसको स्लो कर देंगे, मतलब चारों तरफ घुमाना बंद कर देंगे, वैसे ही वहां पे रस्सी ढीली हो जाएगी और तनाव बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको लिखी हुई है कि यदि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो रस्सी का तनाव अशून्य होगा। तो आप सोच सकते हैं, ठीक। तो टी बराबर एम भी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, ये किस केस में होगा, जब रस्सी का तनाव क्या हो, अशून्य। अगला है पॉइंट कि तनाव के शून्य होने की संभावना ऊर्ध्वाधर वृत्त के ऊपरी अर्धवृत्त में होगी। नेक्स्ट पॉइंट है तनाव शून्य होने की सबसे ज्यादा संभावना उच्चतम बिंदु पर है, अतः उच्चतम बिंदु के लिए टी बराबर क्या होगा, 0, तनाव शून्य हो जाएगा। थीटा बराबर क्या होगा, पाई। तो टी बराबर हम लोग रख देंगे उसी फॉर्मूले में 0 यहाँ से। तो एम भी स्क्वायर टॉप होगा, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर बिंदु पर पूछा है, किस पर, उच्चतम बिंदु पर। तो एम भी स्क्वायर टॉप बाई एल माइनस एम जी रहेगा यहाँ से।
तो अगर आप यहाँ से ज्ञात करेंगे वी टॉप आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा रूट में GL। अब जैसे मान लीजिए mv² टॉप बाई L है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, तो m से m क्या होगा कैंसिल, तो v² टॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g इंटू L हो जाएगा। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट में क्या आ जाएगा GL आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अतः यहाँ से आप समझ गए होंगे कि v² टॉप स्क्वायर हटेगा तो रूट में क्या आ जाएगा GL। अतः यदि उच्चतम बिंदु पर कण की चाल रूट GL या उससे ज्यादा है तो कण सदैव वृत्ति पथ के अनुदिश गति करेगा। वृत्ति पथ के क्या करेगा अनुदिश गति करेगा। तो चलिए बच्चों आगे अब हम लोग देखते हैं मोड़ क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्षैतिज तल है, कोई गाड़ी जब आती है मतलब वृत्ति जहाँ पे मोड़ आता है मुड़ान आता है तो उनके टायर के बीच हम लोग अब ज्ञात करेंगे, ठीक। तो वहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा और इसके बाद मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये सब हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए क्षैतिज तल है, यहाँ पर भी वेग से जो है चल रही है गाड़ी। इसके बाद इधर से R आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ठीक है। इसके बाद घर्षण गुणांक क्या है म्यू है। अब यहाँ पे घर्षण की बात क्यों आई, क्योंकि हम लोग घर्षण की बात ही तो कर रहे हैं। जो टायर के बीच में और रोड के बीच में घर्षण होगा वही केस तो हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों को जो केस 1 देखना है किसके रिस्पेक्ट में देखना है, केवल घर्षण के द्वारा, फॉर ओनली ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सेम फॉर्मूला होगा। एफ सी वही सेम फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। इसके बाद जब एफ मैक्स क्या रहे एम वी स्क्वायर मैक्स बाई आर, सेम फॉर्मूला होगा जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। म्यू एम जी जो होगा एम वी स्क्वायर मैक्स बाई आर सेम होगा। वी मैक्स जो आपका रूट में म्यू जी इंटू आर होगा, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद जो आपको v होगा लेस देन इक्वल टू वी मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी कोणीय चाल जो है आपकी हो सकती है जो v होगी, ठीक है। और या तो जीरो से जो v होगा जीरो से रूट म्यू जी आर के बीच में हमेशा हो सकता है। एक चीज आ रहा है केवल बंकन के द्वारा। बंकन का मतलब जहां पे रोड क्या हो तिरछा हो, क्या हो रोड तिरछा हो। तो जैसे कि मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे आर है, ये गाड़ी आ रही है तिरछा, इधर से तिरछा आ रही है गाड़ी नीचे की तरफ। मान लीजिए किसी ब्रिज से गाड़ी क्या होती है अगर उतर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा सेम वही फॉर्मूला एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। थीटा मान लीजिए आपका क्या है बंकन कोण है। तो थीटा अगर बंकन कोण है, बंकन कोण का मतलब आप समझ गए तिरछा, तो यहाँ से वही सेम कहानी एन एम जी थीटा बनेगा। तो अगर इसका क्षैतिज घटक करके निकालेंगे तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। फिर हम लोग क्या किए हैं दोनों को डिवाइड कर दिए हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वी बराबर आर जी टेन थीटा आ गया, सुरक्षित हो गया, ठीक है। अब वी सुरक्षित लेस देन वी, तो गाड़ी कब सुरक्षित होगी, गाड़ी कब सुरक्षित होगी, मतलब जो कोणीय चाल होगी वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, रूट आर जी टेन थीटा से कम होनी चाहिए, ठीक है, बंकन के द्वारा। अब बंकन तथा घर्षण के द्वारा, अब इसमें हम लोग का क्या आ रहा है बंकन भी होगा मतलब तिरछा भी होगा और घर्षण की बात भी करेंगे। मान लीजिए गाड़ी है या तो कोई ब्लॉक है जो तिरछा है, ठीक है। एम जी एन सेम कहानी वही थीटा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बंकन कोण, सेम वही है सेम कहानी है। और आगे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सर्कुलर पाथ, फिर वही घटक कर लिए एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, एफ आर क्योंकि फ्रिक्शन बल लगेगा, घर्षण ऊपर की ओर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एन, अब हम लोग इसको जो है इक्वेशन लिख लेंगे एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से लिखेंगे एन कॉस थीटा, इसके बाद प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 2। और वी मिनिमम जो है आपका म्यू एन मान सकते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या किए डिवाइड कर दिए, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड किए, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या ले लिए हम लोग कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा खत्म म्यू बचा, कॉस थीटा इधर से भी कॉमन ले लिए तो 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बना।
और ये आपका वी मिनिमम जो आपका म्यू इंटू एन है, तो वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी, ये आ गया। हम लोगों को देखना था वी मिनिमम, तो वी मिनिमम अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा टेन थीटा माइनस यू आर जी अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। इसके बाद नीचे हम लोग अब देखेंगे जब घर्षण की ओर हो रहा है तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, भी मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, कभी कभी ये सब एग्जाम में डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ही आता है, तो आप बिल्कुल डरे ना कि हमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। आप वहाँ डायरेक्टली जो है ट्रिक अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब घर्षण की ओर होगा तो वही सेम कहानी एन साइन थीटा कॉस थीटा, और जब भी मैक्सिमम निकालेंगे तो बच्चों वहाँ पर टेन थीटा माइनस यू था, अब यहाँ पे क्या आ गया टेन थीटा प्लस यू, और अपॉन में वन प्लस म्यू टेन थीटा था, यहाँ पे वन माइनस म्यू टेन थीटा आ जाएगा। क्योंकि देखो जब नीचे की ओर आ रहा था तो हमारा प्लस हो रहा था, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ गाड़ी चढ़ेगी तो वो पीछे भी आ सकती है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूले में डायरेक्ट हम समझ सकते हैं क्या, माइनस हो जाएगा। इसके बाद सुरक्षित कब होगा, जब क्या होना चाहिए हमारा, v मिनिमम लेस देन इक्वल टू v सुरक्षित लेस देन इक्वल टू v मैक्सिमम। ये चीज जो है कभी कभी पूछी जाती है, ठीक है। लास्ट हम लोग एक देख लेते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के बारे में देखते हैं। यह एक छदम बल सूडो फोर्स होता है। यह छदम बल कण के वृत्तीय निर्देश तंत्र से हमेशा दिखाई देते हैं, ठीक है, निर्देश तंत्र से हमेशा दिखाई देते हैं। तो आपका क्या होता है, वो अपकेंद्रीय बल होता है। तो आपका अपकेंद्रीय बल जो है ज्ञात हो गया। तो क्या है, तो अब आप क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की आपको जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आप जो है बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स बनाएं अच्छे से और डेफिनेशन को लिखें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट का, जेई मेंस का कर रहे हैं, आईआईटी जेई का, तो आपको ज़रूरत है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट जो भी आ सकते थे मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है बता दिया है, ठीक है। तो चलिए गाइज अब मिलते हैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट जो है न्यू चैप्टर के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, और ना तो और बच्चों के पास भेजते हैं, शेयर नहीं करते हैं ताकि और भी बच्चे सब्सक्राइब करें और पढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई वुड लाइक टू से थैंक ऑल ऑफ यू। सो बाय बाय गाइज।